हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ की इस क्लास में हम बात करेंगे दूसरे फ़िल्टर के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की थी पार्श्वपथ संधारित्र फ़िल्टर, शंट कैपेसिटर फ़िल्टर। इसमें बात करेंगे हम श्रेणी प्रेरकत्व फ़िल्टर, सीरीज इंडक्टर फ़िल्टर। पार्श्वपथ संधारित्र वाले में हमने संधारित्र को लोड प्रतिरोध के समानांतर क्रम में पैरेलल में लगाया था। यहाँ हम प्रेरक कुंडली को लोड प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में लगाएंगे, इसलिए इसको श्रेणी प्रेरकत्व फ़िल्टर कहा जाता है। वो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए सोल्व किया था। इसको जैसे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अगर मैं कंसिडर करूं कि श्रेणी प्रेरकत्व फ़िल्टर किस प्रकार बनेगा, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल, ये ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल। फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड लगे होंगे, दोनों डायोड एन से आपस में कनेक्टेड, पी एन। हम यहाँ लोड प्रतिरोध आर एल लगाते हैं, तो लोड प्रतिरोध आर एल के सीरीज में इंडक्टर, फिर ये लोड प्रतिरोध आर एल, और ये इसके सेंटर पॉइंट्स यानी सेंटर ट्रैप ट्रांसफॉर्मर हो गया है। ये लोड प्रतिरोध आर एल, ये इंडक्टर हो गया एल। ठीक है, इनको नाम दे दूँ, जैसे ए नाम दे दिया और इसको क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। फुल वेव रेक्टिफायर हो गया ये। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आपको पता है कि आउटपुट जो मिलता है आपको इस टाइप का होता है, ऐसे। हर हाफ साइकिल के लिए आपको 0 से T/2, T/2 से T आउटपुट वोल्टेज और टाइम के रेस्पेक्ट में इस प्रकार का आउटपुट मिलता है। अब इसमें हमने इंडक्टर है वो सीरीज में लगाया है। इंडक्टर यहाँ जो लगाएंगे, इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होगी कि जब आउटपुट करंट का मान एवरेज वैल्यू से बढ़ेगा, एवरेज या डीसी वैल्यू से बढ़ेगा, तो उस करंट के बढ़ने के कारण ये जो इंडक्टर है उसमें ऊर्जा है वो चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, और वो उस करंट के इंक्रीज होने को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे ही मैक्सिमम हो गई, उसके बाद अगर डिक्रीज होगी, ये जैसे ही करंट डिक्रीज होगी तो इंडक्टर उसके डिक्रीज होने का भी क्या करेगा, अपोज करेगा। उस समय इसमें जो स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी है उसको यूज करके उस डिक्रीज होने को कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। यानी इंडक्टर क्या कर रहा है, इंडक्टर जो करंट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, करंट या वोल्टेज में, करंट जैसे एवरेज वैल्यू से ज़्यादा हो रही है या एवरेज से कम हो रही है, तो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा फ्लक्चुएशन को। यानी ये कहें कि वो जो आउटपुट वोल्टेज हैं उसमें जो रिपल्स मिल रहे हैं, उन रिपल्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, और वही हम फिल्टर से कर रहे हैं। तो फिल्टर का यूज अपना क्या है कि जो आउटपुट आपको मिल रहा है उसमें एसी के कंपोनेंट्स को रिमूव करना या कम से कम करना, वो काम ये कर रहा है। ठीक है, आपको पता है इंडक्टर का जो प्रतिबाधा अक्सएल है वो होती है 2πfl। तो डीसी के लिए बात अगर करें तो डीसी के लिए तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। इट मीन्स अक्सएल क्या हो गया, 0। यानी ये जो श्रेणी प्रेरकत्व आपने लगाया है वो डीसी के लिए तो कोई अवरोध करेगा ही नहीं, एसी के लिए ये अवरोध उत्पन्न करेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि अक्सएल का मान है वो इस प्रकार से हम लेते हैं कि अक्सएल का मान आरएल के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हो। अक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। तो ओमेगा एल है वो लोड प्रतिरोध की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो, तो ओमेगा एल जितना ज़्यादा होगा एसी के कंपोनेंट्स के लिए उतना ही अवरोध उत्पन्न करेगा, और एसी के कंपोनेंट ज़्यादा रुकेंगे तो आउटपुट आपको जो मिलेगा उसमें डीसी के कंपोनेंट ज़्यादा होंगे। यानी कुल मिला के जो आउटपुट आएगा उसमें एसी के कंपोनेंट्स क्या होंगे, मिनिमाइज। इसलिए श्रेणी प्रेरकत्व जो फिल्टर हमने लिया है उसमें प्रेरक कुंडली की प्रतिघात का मान क्या लिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है, यानी अक्सएल का मान काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है। अब हमें पता है कि पूर्ण तरंगदिष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता
निर्गत वोल्टता V लिख रहा हूँ। फूरियर रूपांतरण से हम कैलकुलेट करते हैं 2Em/पाई -4Em/3 cos 2ωt -4Em/15 पाई cos 4ωt, इस प्रकार के टर्म्स उसमें आती हैं। तो आउटपुट वोल्टेज आपको इस टाइप का मिलेगा। इस आउटपुट वोल्टेज में देखो ये कंपोनेंट, इनमें ओमेगा और टी के टर्म आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो एसी के टर्म्स होंगे और ये वाला टर्म्स क्या हो गया, डीसी का। तो ये भी हमने कहा है कि प्रेरक कुंडली डीसी के लिए नगण्य प्रतिरोध उत्पन्न करेगी। इसका मतलब आउटपुट आपको जो मिलेगा उसमें डीसी कंपोनेंट्स की वैल्यू तो यही आएगी, क्योंकि वो नगण्य प्रतिबाधा उत्पन्न कर रही है। सिंस प्रेरक कुंडली डीसी में नगण्य प्रतिबाधा उत्पन्न करती है, नगण्य प्रतिबाधा उत्पन्न करती है, अतः आपको जो आउटपुट वोल्टेज डीसी मिलेगी उसकी वैल्यू तो क्या होगी, ऑलमोस्ट इसके बराबर ही हो जाएगी। वो तो किसके इक्वल हो जाएगी, 2Em/पाई के बराबर। इसको दे दिया समीकरण 2। ये तो अतः दिष्ट वोल्ट था, निर्गत दिष्ट वोल्ट था, निर्गत दिष्ट वोल्टता आ गई। दिष्ट धारा कैलकुलेट करें, IDC वो क्या हो जाएगा, EDC/RL। इन लोड प्रतिरोध से कितनी आपको डीसी करंट मिलेगी, तो वो क्या आ जाएगा, 2Em/पाई RL। ये हो गई इक्वेशन 3। अब बात करें एसी के कंपोनेंट्स की, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, रिपल फैक्टर कैलकुलेट करना है हमें, उर्मी का गुणांक। ये सारे जो टर्म्स आ रहे हैं वो एसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो इन दोनों टर्म को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ एम्पलीट्यूड आ रहा है 4/3, यहाँ आ रहा है 4/15, यानी ये वाला जो एम्पलीट्यूड है वो इसके कंपेरेटिवली 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये 5 टाइम्स कम हो गया, और वाला और छोटा होगा। यानी ये कहेंगे कि जैसे जैसे आगे के टर्म्स कंसिडर होंगे उनका एम्पलीट्यूड कम होगा, तो यानी मेनली जो कंट्रीब्यूशन होगा वो किस टर्म्स का आएगा, इस टर्म का। ठीक है, यानी मेनली कंट्रीब्यूशन इसका आ गया, तो जो निर्गत वोल्टता मिल रही है उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती घट का शिखर मान क्या हो जाएगा, 4Em/3 पाई। ठीक है, निर्गत उर्मी का वोल्टता यानी में प्रत्यावर्ती घटक का शिखर मान ऑलमोस्ट किसके बराबर आ जाएगा, इसी के बराबर, 4Em/3 पाई के बराबर। बाकी वालों को इसके कंपैरेटिवली क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। अब ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो शिखर मान आ गया, RMS मान कैलकुलेट करें या प्रभावी मान। अतः प्रत्यावर्ती घटक का प्रभावी मान, उसको कह दूं EAC। प्रभावी मान है वो शिखर मान का क्या होगा, 1/√2 टाइम्स, तो हो जाएगा 1/√2 4Em/ क्या हो जाएगा, 3 पाई। इसको दे दिया इक्वेशन 4। क्यों, हमें पता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए RMS वैल्यू है वो पीक वैल्यू की 1/√2 टाइम्स होती है, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टता घटक का प्रभावी मान। अब कैलकुलेट कर लें इस केस में प्रत्यावर्ती धारा, अतः यही लिख देता हूं, प्रत्यावर्ती धारा IAC क्या हो जाएगा, EAC/। अब यहाँ प्रत्यावर्ती धारा जब फ्लो हो रही है उस केस में क्या है, देखो L और RL दोनों सीरीज में है, इसका मतलब यहाँ टोटल जो प्रतिबाधा आएगी वो इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर आएगी। तो उसको मैं Z लिख दूँ, और Z में से क्या होगा,
ई ए सी इज इक्वल टू प्रतिबाधा जे टोटल क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये रिमूव कर रहा हूँ। इट मीन्स आई ए सी मिलेगा इज इक्वल टू ई ए सी की वैल्यू पुट कर दें 4 EM अपॉन 3 √2 पाई, ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन हमने ये भी माना था कि एक्सएल का मान काफ़ी बड़ा लिया था हमने आर एल के कंपेरेटिवली, इसका मतलब ओमेगा एल है वो आर की तुलना में बहुत बड़ा है, तो इसके कंपेरेटिवली इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आई ए सी अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा 4 EM अपॉन 3 √2 पाई और क्या हो जाएगा ओमेगा एल। ये हो गई इक्वेशन 5। अपने पास आई ए सी आ गया, आई डी सी है, क्या कैलकुलेट हो जाएगा, रिपल फैक्टर। इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, अतः है उर्मी का गुणांक, उर्मी का गुणांक रिपल फैक्टर आर इज इक्वल टू क्या होगा आई ए सी अपॉन आई डी सी। ये वैल्यू पुट कर दें, आई ए सी 4 EM अपॉन 3 √2 पाई ओमेगा एल, आई डी सी डिवाइड करेंगे हम 2 EM अपॉन पाई आर एल, सॉल्व करोगे EM कैंसिल हो जाएगा 2, तो पुरत आएगा 2, पाई कैंसिल हो गया, आर एल अपॉन 3 √2 ओमेगा एल। ये वैल्यू आ गई श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर के लिए, रिपल फैक्टर की वैल्यू आ गई। तो रिपल फैक्टर की वैल्यू आपके पास यहाँ होगी, तो इसको आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी, जैसे ये हो जाएगा आर एल अपॉन ये √2, ऐसी फॉर्म में रहने दें इसको। देखो ये हमने ओमेगा एल यहाँ सही नहीं लिया, हमने जो इक्वेशन लिखी थी उसमें क्या था 4 EM अपॉन 3 पाई कोस 2 ओमेगा टी था। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड टर्म जो आ रही थी उसमें 4 EM अपॉन 15 पाई, वो भी क्या था कोस 2 ओमेगा टी था। इसका मतलब इसके केस में यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या आ रही थी 2 ओमेगा, तो यहाँ ओमेगा की बजाय अपने को क्या लेना पड़ेगा 2 ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी होगी 2 ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक जो टर्म आएगी वो किसकी आ जाएगी 2 की, एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी 2 की। ठीक है, आई ए सी वाले में, तो आई ए सी में एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर एल अपॉन 3 √2 ओमेगा एल। इसको मैं दे दूँ इक्वेशन नंबर 6। इस प्रकार ये आ गया फॉर्मूला आर के लिए। ठीक है, अब आर की वैल्यू आप कैलकुलेट करो, √2 की वैल्यू रख दोगे 3, तो सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आर इज इक्वल टू 0.236 आर एल अपॉन क्या आ गया ओमेगा एल। ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला क्या शो कर रहा है कि आर है वो आ रहा है प्रोपोर्शनल टू आर एल अपॉन ओमेगा इंटू एल, यानी ये शो कर रहा है कि अगर लोड प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा आर एल बढ़ेगा, उस केस में रिपल फैक्टर का मान क्या होगा बढ़ेगा। जबकि शंट कैपेसिटर में जो रिजल्ट आ रहा था वो उसका अपोजिट आ रहा था, वहाँ ये हो रहा था कि आर एल का मान बढ़ने पर शंट कैपेसिटर के लिए आर एल इंक्रीज होने पर आर का मान क्या हो रहा था डिक्रीज हो रहा था। इसलिए वहाँ तो हमने ये कहा था कि उर्मी का गुणांक कम करने के लिए लोड प्रतिरोध आर एल ज़्यादा होना चाहिए, या कह दो आर एल ज़्यादा होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा ज़्यादा। तो वोल्टेज ज़्यादा मिलने पर उर्मी का गुणांक का मान क्या हो रहा था कम हो रहा था। यहाँ आर एल आप बढ़ाओगे तो बढ़ेगा,
आर एल आप कम करोगे तो स्मॉल आर का मान क्या होगा, कम। यानी लोड प्रतिरोध का मान कम होने पर उर्मी का गुणांक का मान कम होता है, और लोड प्रतिरोध कम हो गया तो लोड धारा का मान बढ़ जाएगा। यानी श्रेणी प्रयुक्त फिल्टर के केस में लोड धारा IL का मान बढ़ाने पर उर्मी का गुणांक का मान क्या होता है, कम। यानी उर्मी का गुणांक का मान यहाँ तो धारा के बढ़ाने से कम होगा, और शंट कैपेसिटर फिल्टर में क्या हो रहा था, वो वोल्टता आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होने से उर्मी का गुणांक का मान क्या होगा, कम। इसके अलावा यहाँ एक डिपेंडेंस L की भी है कि L का मान जितना ज़्यादा होगा R का मान उतना ही क्या होगा, कम। ठीक है, एक देखो ये जो डायग्राम हमने बनाया था इस प्रकार से बताया था कि आउटपुट वोल्टेज है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इस प्रकार होगा। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो आउटपुट वोल्टेज जब मैक्सिमम है, ठीक है, वहाँ से जैसे जैसे वोल्टेज डिक्रीज होगा तो कहा था प्रेरक कुंडली अपनी चुंबकीय ऊर्जा को इसमें काम में लेगा और इस मिनिमाइजेशन को कम करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि आउटपुट जो वोल्टेज है वो इतना डिक्रीज नहीं होगा, थोड़ा ही डिक्रीज होगा वो, ठीक है, क्योंकि उसकी पूर्ति कौन कर देगा, ये प्रयुक्त। फिर यहाँ ये इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद फिर कम होने की कोशिश करेगा तो फिर क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा, ऐसे। तो पहले तो आउटपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन इस टाइप के आ रहे थे, अब फ्लक्चुएशन क्या हो गए, कम हो गए। यानी ऐसा कहा कि श्रेणी प्रयुक्त फिल्टर उपयोग में लेने पर रिपल्स के मान में क्या हो गई, कमी हो गई। तो वैसे दो टाइप के हमने जो फिल्टर पढ़े हैं, एक L का और एक C का, व्यवहारिक तौर पर दोनों ही उपयोग में नहीं लिए जाते हैं। तो व्यवहारिक तौर पर जो फिल्टर उपयोग में लिए जाते हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।